मुझे लगता है ये जो सत्र है, इस सत्र के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और बेसब्री से इंतजार इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि सुधांशु जी को सुनने के लिए लोग इंतजार भी कर रहे थे और सुनना भी चाहते थे। वैसे तो सुधांशु जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन सुधांशु जी को सामाजिक, राजनीतिक और राजनीतिक के साथ साथ धर्म का बहुत ज्ञान है, क्योंकि जो भी सुनता है वो उनका मुरीद हो जाता है। सुधांशु जी, चूंकि आपको धर्म का भी, सनातन का भी बहुत ज्ञान है, लोग सुनते हैं आपको, तो शुरुआत हम लोग इस सत्र की उसी से कर लेते हैं। आज संसद में एक भाषण हुआ है और उस भाषण की चर्चा पूरे देश में हो रही है, और उसके मूल में था चक्रव्यूह, जिसका जिक्र लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है, और उन्होंने महाभारत के चक्रव्यूह की तुलना करते करते वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का नाम भी जोड़ दिया है। इस चक्रव्यूह, उनके इस ज्ञान के बारे में आप क्या कहें? सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि सनातन का बहुत ज्ञान किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन तो एक सिंधु है और हम तो एक बिंदु हैं। तो बिंदु और सिंधु में जितना बड़ा अंतर होता है, उतने इस विराट ज्ञान के विषय में हम लोग जैसे लोग के बारे में सोचा, यही सुनना चाहते थे लोग। जिसे अटल जी की कविता की एक पंक्ति थी ना, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है मेरा ये हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ गुलाम, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब मैं बताना चाहता हूं, जो आपने कहा राहुल जी के लिए, अब राहुल जी जो कि थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट नहीं टच कर पाए हैं, पर उसके बाद भी खुशी मिली ऐसी जो दिल में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए, और वो छलकती हुई दिखाई पड़ रही है पिछले करीब 1-1.5 महीने से। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो अपने को भक्त और हिंदू धर्म के दृष्टांत बहुत बता रहे हैं। बहुत आपत्तिजनक ढंग से भगवान की फोटोएं लेके आए, शंकर जी की, गुरु नानक देव की, जो सर्वथा अनुचित था। अभय मुद्रा भी बहुत चल रही है, और उनका अनुसंधान इतना गजब का था कि इस्लाम में अभय मुद्रा बता दी जहां चित्रकारी नहीं होती है। मतलब मैं तो कहना चाहूंगा उलेमाओ इकराम को बताना चाहिए कि ये उन्हें इल्म हुआ कि इल्हाम हुआ, ऊपर से ये फजल हो गया उनके ऊपर ज्ञान की, उन्होंने मुद्रा बता दी। खैर, मगर मजे की बात यह है कि वो ईश्वर के नाम की शपथ नहीं लेते, जाके चेक करिएगा। उन्होंने अंग्रेजी में सॉलेमनली अफर्म बोला है, यानी सत्यनिष्ठा की शपथ ली है, मगर और 2014 में ली थी हिंदी में ईश्वर की शपथ, 2024 में ली अंग्रेजी में सॉलेमनली अफर्म, फिर संसद में आकर भगवान की फोटो दिखाने लगते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, तो ये दर्शाता है कि वक्त के साथ उनके इरादे और चेहरे कैसे बदलते रहते हैं। अब जो उन्होंने चक्रव्यूह की बात कही, आज उन्होंने बड़ी विचित्र बात कर दी। मैं राहुल जी के प्रति कोई बात नहीं व्यक्त करता हूं, जो लोग उनको ज्ञान देते हैं उनके ज्ञान पर मुझे आश्चर्य है। उन्होंने कहा चक्रव्यूह ही पद्मव्यूह है। उन्हें पता नहीं है हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय संस्कृति में सैन्य के जो कलाएं थी वो इतनी अलग थी। चक्रव्यूह पद्मव्यूह बहुत अलग था। अरे पद्मव्यूह था, मकर व्यूह था, गरुड़ व्यूह था, क्रौंच व्यूह था, शूल व्यूह था, त्रिशूल व्यूह था, चंद्र व्यूह था। महाभारत में 36 प्रकार के व्यूह हैं, मगर जिनको व्यू की बजाय VIEW वाला व्यू दिखाई पड़ता हो तो उनको सारे व्यू एक ही से नजर आएंगे। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने ये बात कही पद्म व्यू की, कमल से उनकी मन की जो नफरत कहें, हिकारत कहें, डर कहें, स्वाभाविक समझा जा सकता है। मगर बजट सेशन चल रहा है तो हम सब चाहते हैं देश में समृद्धि आए। देश में समृद्धि आए मतलब मां लक्ष्मी की कृपा रहे, और हम ये भी चाहेंगे कि कांग्रेस में सद्बुद्धि आए, यानी मां सरस्वती की कृपा रहे। और मां सरस्वती भी कमल पे विराजती हैं और मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। तो जब तक कमल खिला रहेगा तब तक देश में समृद्धि और सद्बुद्धि का मार्ग प्रशस्त रहेगा। मगर अब उनके लिए क्या कहा जाए, जिनके लिए मैं कह सकता हूं कि थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट तो नहीं आई, पर कम से कम पहली पंक्ति में आकर बैठने का उनको अवसर मिल गया कि नेता प्रतिपक्ष हो गए। सुधांशु जी, एक चीज तो है, क्योंकि बार बार आपने सनातन धर्म को लेकर इतनी चर्चा की है, तो राहुल गांधी जी का कोई भी भाषण हो
उसमें वो धर्म का कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं। आपने यहां तक तो ला दिया। नहीं, मैंने तो आपसे कहा कि जो धर्म के नाम की ईश्वर की शपथ नहीं लेता वो धर्म की बात करने लगे। तो इस देश ने पंचतंत्र में कहानी पढ़ी है जिसमें भगत और बगुला भगत दोनों का अंतर ये देश परंपरा से बहुत अच्छे ढंग से जानता है। मगर इस समय जो उनके अंदर उत्साह और उच्छृंखलता का अतिरेक नजर आ रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा वो बड़ी फेमस सी गजल है जिसका वो पहली लाइन है ना, खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। वैसे इनका तो स्टाइल ये नजर आ रहा है कि गुस्ताख लब हैं, तनी है बौहें और दिलों में नफरत नई नई है। और उसकी जो आखिरी लाइन है वो इनके ऊपर एकदम फिट बैठती है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। शोहरत नई तो नई अभी है। नई नई पद मिला है, तो ये कब नई आई गई हो जाए, ये उनको ध्यान रखना है। सुधांशु जी के बारे में एक चीज बहुत सारे लोगों को पता होगी और कई लोगों को नहीं भी पता होगी, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं आप, कुंडली बहुत अच्छी देखते हैं और आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी हैं। कभी ना कभी राहुल जी की कुंडली तो देखी होगी। देखिए, जन्म कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं जब कर्म कुंडली सामने नजर आ रही है, जो पूरा देश देख रहा है। और जब से राहुल जी का देखिए राहुल जी का काल आया है, तब से कांग्रेस के सितारे ऐसे गर्दिश में गिरे हैं कि हम लोग कभी बचपन में सोचते नहीं थे कभी ऐसा भी दिन आएगा कि कांग्रेस को 100 सीटें भी नसीब नहीं होंगी। और स्थिति ये हो रही है कि वो मोदी जी के खिलाफ हाथ धो के पड़े हुए हैं, मगर स्थिति क्या है कि वो पूरी कोशिश के बावजूद मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ले गए। अब ऐसे तो एक अर्थों में कहूंगा उससे उनसे आगे निकल गए और ये 44, 52 और 99 पे रुक गए। तो मैं राहुल जी के लिए मोदी जी की तरफ से लाइन कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, 44, 52 और 99, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल जी को बहुत हल्के में ले रहे हैं, उनकी कुंडली में राजयोग है। मैं कहना चाहता हूं उनके जो समर्थक हैं उनको समझना चाहिए कि वो जो राजयोग है वो किसके लिए राज रोग बन के आया, पहले ये समझ लें। जहां भाजपा सीधा मुकाबला था, एक भी राज्य ऐसा नहीं जहां कांग्रेस ने हमसे ज्यादा सीटें जीती हो। वो जीते कहां हैं इस गहराई से समझिए। इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत किस सीट पे हासिल हुई है? सबसे बड़ा रिकॉर्ड कहां है? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 वोटों से जीते हैं। और असम में जन सामान्य की भाषा में धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आया। और मजे की बात यह है कि बदरुद्दीन अजमल जो एआईयूडीएफ के चीफ हैं, जिनके बारे में यह प्रचलित धारणा है कि वो बांग्लादेशियों की समर्थक पार्टी मानी जाती है, बदरुद्दीन अजमल चुनाव हारे और राहुल गांधी जीते। एआईयूडीएफ की कीमत पे असम में आगे बढ़े, महाविकास आघाड़ी की कीमत पे महाराष्ट्र में आगे बढ़े, टीआरएस की कीमत पे तेलंगाना में आगे बढ़े, हमारे साथ है जेडीएस मगर उसका वोट खाकर कर्नाटक में आगे बढ़े। और मैं उत्तर प्रदेश में कहना चाहता हूं, अगर अखिलेश यादव जी कन्नौज की अपनी खानदानी सीट पे महज 1,72,000 से जीतते हैं और राहुल गांधी जी रायबरेली में जहां उनका कोई विधायक नहीं, जिला पंचायत नहीं, नगर पंचायत में सदस्य नहीं, जिला पंचायत में सदस्य नहीं, और उसके बाद भी 3,90,000 से समझ जीतते हैं, तो समझिए किसकी कीमत पे कौन अपना राजयोग कर रहा है। इसलिए मैं तो कहूंगा समाजवादी पार्टी और राजद अपनी खैर मनाए, क्योंकि वो जिस वोट बैंक के लिए आगे आए थे ना, उस वोट बैंक का जो इसे हिंदी फिल्म कहते हैं ना, पुराना आशिक लौट आया है। अब वो अगर पुराना इश्क जाग गया उस वोट बैंक का, तो इनका राजयोग खत्म होकर राजयोग में जरूर तब्दील होने वाला इंडी गठबंधन वालों का इन्हें समझ लेना चाहिए। लेकिन सुधांशु जी, इश्क तो आपका भी है, फिर बनारस में क्या हुआ और अयोध्या में क्या हो गया? मैं कहना चाहता हूं 1,65,000 से प्रधानमंत्री जी जीते तो वो तो हार के समकक्ष है, और 1,72,000 से कन्नौज से अखिलेश जी जीते, वो बहुत शानदार जीत है। जरा सोचने की बात है। और यह बात मैं संसद में बोल चुका हूं, दोबारा कहना चाहता हूं, जिन लोगों की खुशी देखिए चेहरे की कि अयोध्या में हमें वांछित सफलता नहीं मिली फैजाबाद सीट पे, अब वो आज बताते हैं
कि देखो भाई, राम से जुड़े सारे स्थानों पर भाजपा को सफलता नहीं मिली। अयोध्या में, बस्ती में, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम, वो प्रभु की लीला नहीं समझ पाए। जो पहले कहते थे कि अयोध्या में राम हुए या नहीं इसके सबूत दो, वो आज उत्तर से दक्षिण तक अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम तक सबूत दे रहे हैं। और जहां तक मैं ये भी कहना चाहूंगा, रामायण में भी याद करिए, एक बार भगवान राम को नागपाश लगा था और मूर्छा आई थी। वो प्रभु की लीला थी। सिर्फ वानर सेना की शक्ति जागृत करने के लिए राम विरोधी दल बहुत खुश हो गए थे। और याद करिए, ठीक 30 साल पहले, हम 2024 से बैठे, 1994 में उत्तर प्रदेश में नारा गूंजा था, जब सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तब एक नारा गूंजा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब हमको हवा में उड़ाए थे। 4 साल में हम केंद्र में सरकार बनाए थे। हमने अपने इतिहास नया रच के दिखा दिया था। तो आश्वस्त रहिए, अभी तो आप राम के जो स्थान गिना रहे हैं, अगले 4 साल में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। जो कोट किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विनय कटियार अयोध्या से चुनाव लड़े थे। तो विनय कटियार जब चुनाव हारे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये अयोध्या राम की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। ठीक वैसे ही कल्याण सिंह से एक पत्रकार ने पूछा था कि भाई राम मंदिर कब बनाओगे, तो उन्होंने कहा कि इस देश में वोट मस्जिद गिराने से मिलते हैं, मंदिर बनाने से नहीं मिलते। इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिसको आप मस्जिद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है। यही तो समस्या है, उसको मस्जिद कह के। मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात से लेकर 6 दिसंबर 92 तक तो वहां पर बाकायदा मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी। तो किस नजरिए से वो मस्जिद थी? 1936 के बाद वहां पर कभी नमाज नहीं हुई तो रेगुलर। आपके पार्टी के नेताओं की गलती थी कि उसे मस्जिद बोलते थे? हम बोलना लोग ही नहीं चाहिए था। हम लोग तो, वो मस्जिद नहीं, वो उनकी महज जिद थी, जिस कारण से उन्होंने पूरे समाज को अपने इस मुकाम तक लाके खड़ा कर दिया कि आखिर में क्या हुआ। अब देखिए, एक बड़ी मजेदार बात है, आप सकारात्मक भाव नकारात्मक भाव देखिए। जो आपने कहा मंदिर मस्जिद के लिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन मिली है, क्यों नहीं लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वहां पे बड़ी मस्जिद बने? मतलब मंदिर तो बन के तैयार हो गया, ये 5 साल हो गए, शायद उस अकाउंट में 50 करोड़ रुपया भी नहीं आया है। इसका मतलब सृजन के लिए नहीं, विध्वंस के लिए वो लोग साथ में खड़े हुए हैं। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, बहुत से लोग जब तक मंदिर नहीं बना था, जजमेंट नहीं आया था, तो बहुत से ज्ञानदेव पाणे हम लोगों को बताते थे कि वहां अस्पताल बनना चाहिए, वहां स्मारक बनना चाहिए, वहां लाइब्रेरी बनना चाहिए। ये लोग, अब तक मुझे कोई एक दिखाई नहीं पड़ा जो कह रहा मस्जिद के लिए दी गई उस जमीन के ऊपर एक स्मारक बनना चाहिए, एक अस्पताल बनना चाहिए, एक लाइब्रेरी बननी चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए, ये किसको किस तराजू पे तौलते हैं और किसको किस तराजू पे तौलते हैं, ये बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है। बात मंदिर मस्जिद से निकलकर हलवे तक पहुंच गई है। आप हलवा खा रहे हैं और उस हलवे में ना आदिवासी हैं, ना पिछड़े हैं, ना दलित हैं। भाषण सुना ही होगा आपने। देखिए, पहले तो मैं बताऊं, हलवे की रस्म एक परंपरागत रूप से भारतीय रस्म है और मेरे दिल में थोड़ा कष्ट भी होता है। ये वो पार्टी है जिसने वो रस्म निभाई। आप लोगों को याद हो 1998 में अटल जी की सरकार आने से पहले भारत का बजट शाम को 5 बजे आता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से रस्म चल रही थी कि शाम 5 बजे आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में 11:30 बजे होते थे और हम ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से थे। 50 साल कांग्रेस के शासनकाल में वो रस्म निभाई गई है। जब हमारी सरकार आई तो चेंज हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई तो 28 फरवरी को बजट क्यों आता था? क्योंकि इंग्लैंड में मार्च के महीने के बाद जब बर्फ पिघलती है तो स्थितियां इस लायक होती हैं कि काम किया जा सके। हमारे मौसम के हिसाब से तो जून में मानसून आ जाता है, तो हमारे लिए तो यह कि जो पैसा दिया जाए वो सब मदों में मई तक पहुंच जाए, इसलिए मोदी जी ने उसको 1 फरवरी से शुरू किया। और जहां तक हलवे की बात कहना चाहता हूं, पता नहीं उनको जानकारी नहीं है। हमारे वित्त राज्य मंत्री तो खड़े दिख रहे थे, पंकज चौधरी जी, वो ओबीसी है, दिखता नहीं है। सबसे बड़ा ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिखता, ओबीसी मंत्री नहीं दिखता। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, 70 साल से आप हलवा खा रहे थे और ओबीसी को बलुआ खिला रहे थे। 1953 में काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट बनी, 55 में रिपोर्ट आई, 77 तक आपकी सरकार आई। 22 साल ओबीसी ने खाया बलुआ, आपने खाया हलवा। 1980 में आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट, 10 साल राजीव गांधी और इंदिरा जी की सरकार रही, ओबीसी ने खाया बलुआ, आपने खाया हलवा। अब 4 पीढ़ी हलवा खाकर स्थिति हो गई। मैं पूछना चाहता हूं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी थे? वीरप्पा मोइली के अलावा कोई नाम बताएं। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सुपर कैबिनेट थी, कितने ओबीसी थे? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि
अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा आगे आप अपने आप समझ पाते हैं। तभी तो मैं कह रहा था कि कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका आप जिक्र मैं सोच रहा था कि करना चाहता हूं। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत व्यक्तिगत सवाल है। लोग बताते हैं कि आपकी कुंडली भी जोरदार है, उसमें भी बड़े सॉलिड ग्रह बैठे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को देखते हैं। क्या कभी उत्तर प्रदेश का ताज आपकी कुंडलियों के ग्रहों के इर्द गिर्द दिखाई देता है? बता दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, एक बात बहुत समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली बहुत जोरदार है। उसका कारण यह है, और उनके कार्यकर्ताओं की भी। नहीं, मैं बता रहा हूं। उसका कारण यह है कि समय समय पर हमारी पार्टी ने ऐसे योग्य नेताओं को आगे बढ़ाया है जिन्होंने अपनी योग्यता क्षमता से जनता का समर्थन लेकर भारत का मान बढ़ाया है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, भारत के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री हुए, सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनके प्रधानमंत्री बनने से वर्षों पहले आप किसी से पूछते। मोदी जी के पीएम बनने से मैं 7 साल पहले की बात बता रहा हूं, 2007 ऑनवर्ड्स आप किसी से राह चलते व्यक्ति से पूछते, कहता प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए। 2007 के बाद के सारे सर्वे उठा के देख लीजिए तो सब में पॉपुलैरिटी रेटिंग में मिनिमम 50% से ऊपर थे। अटल जी के लिए तो 2 पीढ़ी तक, 30-40 साल तक लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री होना चाहिए, और बाकी जितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने सब परिस्थिति जन्य बने। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे बने, मुन एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं। सर्कमस्टांशियल प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव कैसे बने, राजीव गांधी जी इंदिरा जी की दुखद हत्या से बने, इंदिरा जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में बनी, और जवाहरलाल नेहरू अप्रैल 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कांग्रेस कमेटियों की द्वारा 0 वोट पाकर, जबकि सरदार पटेल को सारे वोट मिले थे, एक कृपलानी को और एक उनको मिला, 0 वोट पाके बने। तो अगर हकीकत में हमारे प्रधानमंत्री नेता बन के प्रधानमंत्री बने, उनके प्रधानमंत्री बन के नेता बने, तो जिस पार्टी के अंदर ये क्षमता हो तो आप समझ लीजिए उसकी कर्म कुंडली अच्छी है। तो बाकी लोगों के लिए कोई कुंडली में, हाँ एक और बात मैं कहना चाहता हूं, वैसे जिन लोगों के कुछ ग्रह गोचर ऐसे होते हैं जी जो ज्यादा आक्रामकता दिखाते हैं। कौन से ग्रह गोचर है ये भी बता दीजिए। नहीं, वैसे देखिए समस्या क्या है, बता दीजिए। देखिए निकल रहा है। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, आपका ज्योतिष निकल रहा है। देखिए कांग्रेस 1885 में बनी जी, और वो हमसे कहते हैं ना, जब आरएसएस के बारे में हमसे प्रश्न पूछते हैं, हम कहते हैं भाई हम तो थे नहीं उस समय। तो नहीं, आपका मात्र संगठन था। तो कांग्रेस का मात्र संगठन कौन है? ब्रिटिश सरकार ना। किसने बनाया? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ये संस्थापक थे। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो ब्रिटेन ही चले गए थे, वहीं की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, और फिर वहीं वो उनका अंतिम संस्कार भी, और शायद उन्होंने धर्मांतरण भी कर लिया था। और आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, कांग्रेस के शुरुआती 15-20 साल के अध्यक्षों के नाम जान क्या? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम तो छोड़ दीजिए, विलियम वैडनबर्ग, अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल, ये सब ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1910 में जिस साल सावरकर को 2 जन्मों का कारावास दिया गया, तो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वैडनबर्ग कांग्रेस का अध्यक्ष था। अब जिनकी कुंडली में आके ब्रिटिश हुक्मरान सीधे आके राहु बैठ गया हो, तो अब उनके आगे क्या होगा ये खुद समझा जा सकता है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, कभी कभी ग्रहों के योग आने वाली जनरेशन पलट देती है। तो आज जो उनकी पीढ़ी है उसने क्या करके दिखाया है कि मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, बूढ़ा वंश इंदिरा का, उपजा राहुल लाल, और लुटिया सारी डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। इसलिए ये बोला गया है कि सुधांशु जी को हम और सुनना चाहते हैं, हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सुधांशु जी, राहुल गांधी की नजर भी उत्तर प्रदेश पे है, अखिलेश जी की नजर भी उत्तर प्रदेश है, सारे विपक्ष के लोगों की नजर उत्तर प्रदेश में है, और अखिलेश तो ऑफर दे चुके हैं कि 100 सीट ले आओ, 100 विधायक ले आओ और सरकार बना लो। कुछ ऐसा है क्या? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि मैं अखिलेश जी के लिए कि वो ऑफर तो छोड़ें, पहले वो जो हरी हरी फसल खड़ी की है ना उन्होंने। हरी हरी मतलब? सावन का महीना है। अच्छा। और सावन के महीने में का एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इस समय दोनों लड़कों को हरा ही हरा दिख रहा है। अब वो जो हरी हरी फसल खड़ी की है, ऐसा ना हो सावन की बाढ़ में वो बहा ले जाए। देखिए, उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है,
क्योंकि मैंने आपसे जैसे बताया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 9.3% वोट मिला है और ऐसा इकोसिस्टम ने प्रचार कर दिया है कि जैसे बहुत बड़ा कमाल हो गया। भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में 11.5% वोट मिला है और इसकी चर्चा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में 9.3% कांग्रेस को मिला है और उनकी चर्चा हो रही। तो मैं अखिलेश जी के लिए कहना चाहूंगा कि 2 लड़कों में से एक लड़का हो गया बड़का। कौन सा वाला? नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। अरे ये वहीं रहते अखिलेश जी। हाँ। तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में रहते। अब यहां तो बड़के लड़के पीछे छुटका खड़ा होना पड़ेगा। पार्टी बड़ी और नेता को छोटा होना पड़ा। नहीं तो सुधांशु जी आपको एक चीज बता दें, इसी मंच से अखिलेश जी आए थे। वो जो छुटका लड़का आप बोल रहे हैं ना, उन्होंने बड़के लड़के को संकेत दे दिया है और वो संकेत दे दिया है कि देखो साहब, रायबरेली में जो जीत हुई है ना, वो हुई इसलिए क्योंकि हमारी सारी सीटें थी। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अखिलेश जी को समझ में आ रहा होगा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लेकर जिस प्रकार से चल रही है। तो वो जो एक पुरानी फिल्म का गीत था ना कि हम दिल में छुपाकर प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, तो वो लेके चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी इसको समझते नहीं होंगे। हाँ। मात्र अभी शेखावत जी 7 महीने पहले के 3 राज्यों के चुनाव की बात कर रहे थे। गठबंधन के विरोध में रहते हुए नहीं, गठबंधन में साथ में रहते हुए, साथ रहते हुए मध्य प्रदेश में क्या बोले थे अखिलेश जी कांग्रेस के लिए? बहुत चालू पार्टी है ये। और कांग्रेस ने क्या बोला था समाजवादी पार्टी के लिए? चिरकुट पार्टी है ये। अखिलेश जी के लिए अखिलेश वखिलेश बोला था। तो जानते क्या है, दिल में तो कुछ और है और बाहर कुछ और है, क्योंकि केवल इनको लगता है कि एक वोट बैंक के चक्कर में साथ में आए थे। मगर मुझे ऐसा लगता है यही इनके बीच समस्या की सबसे बड़ी जड़ बनने वाला है, क्योंकि ये सकारात्मक कारणों से नहीं आए थे, एक नकारात्मक कारणों से साथ आए थे। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने 5-6 क्षेत्रीय दलों का नाम बताया। मुलायम सिंह जी किसी जमाने में कहते थे कि अपना घर नहीं दिखाना चाहिए। जो गलती राजीव गांधी ने की थी 1990 में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस बड़ी पार्टी थी उस समय। जनता दल से एक टुकड़ा लेके अलग हुए थे मुलायम सिंह जी, जब हम लोगों ने समर्थन खींचा था 90 में गोली चलने के बाद। बीजेपी को रोकने के लिए राजीव गांधी जी की कांग्रेस ने मुलायम सिंह जी को समर्थन दिया था। खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। अखिलेश जी ने बड़ी पार्टी होते हुए इनसिग्निफिकेंट हो चुकी कांग्रेस को समर्थन देकर जीवन दान दिया है बीजेपी को रोकने के लिए। तो मुझे लगता है तो इन दोनों के बीच की जवाबी कव्वाली है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, तो आपस में एक दूसरे से स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं। चूंकि आपने इस बात का जिक्र किया है, देश की राजनीति में जातिगत जनगणना आजकल बहुत चल रही है। विपक्ष के नेता तमाम सारे कह रहे हैं, राहुल गांधी हर जगह इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मोरारजी देसाई ने कमीशन बनाया था, वो कमीशन दबा रहा। कांग्रेस में इंदिरा जी की सरकार आ गई, राजीव जी की सरकार आ गई, उसको छूने की हिम्मत नहीं हुई। वीपी सिंह निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि इसका फायदा होगा, तो मंडल कमीशन लागू हो गया। हुआ ये कि खत्म ही हो गई उनकी पार्टी। अब बार बार राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम आएंगे तो जातिगत जनगणना करेंगे, हालांकि 2011 से बंद पड़ी हुई है। एक सामान्य सवाल मेरा है, अगर वाकई राहुल गांधी जिसका जिक्र कर रहे हैं जातिगत जनगणना हुई, तो इस पर भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और कांग्रेस पर भी क्या? देखिए, पहली बात यह कि जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? अंग्रेजों के जमाने तक होती थी। 31 सेंसस में जातिगत जनगणना हुई। पहली स्वतंत्र भारत की जनगणना 51 में हुई। किसने रोकी? नेहरू जी ने रोकी। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसीजन था, क्योंकि इलेक्शन 1952 में हुए, सरकार 52 के बाद आई, वो संविधान सभा का निर्णय था। तो पहले कहें कि नेहरू जी गलत और हम सही। उसके बाद लगातार इनके जमाने में जातिगत जनगणना नहीं हुई। मैंने बताया काका कलेलकर कमीशन की रिपोर्ट 55 से 77 तक रही। मंडल की रिपोर्ट इन्होंने दबा के रखी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, सितंबर 1990, शायद 6 या 7 सितंबर को, आप प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस में देख लीजिए, राजीव गांधी जी ने मंडल का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस तो जात पात में विश्वास ही नहीं करती। इंदिरा जी के जमाने में क्या नारा था? जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राजीव गांधी जी ने कहा हम तो जात पात के खिलाफ है। उन्होंने कहा कम्युनल अवार्ड की तरह है, ब्रिटिश सरकार के टाइम में रामसे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड की तरह। और आज ये कह रहे हैं कि साहब हम करना चाहते तो पहले कहो कि भाई इंदिरा जी गलत थी, नेहरू जी गलत थे, राजीव जी गलत थे, तब हम आज बात मानने के तैयार हो। चलो आज हम ये मान लें, करना चाहते तो बहुत आस्तीन चढ़ा चढ़ा के बोलते थे, देखो भैया हमने कह दिया बिहार में तो गणना करनी पड़ेगी। पहले तो वो सेंसस नहीं था,
वो सर्वे था। तो पहले तेजस्वी यादव से कहलवा दें कि इनके कहने पे किया है। और दूसरा, जहां आपकी स्पष्ट सरकारें क्यों नहीं करवा रहे हैं भाई? हिमाचल में करवाइए, कौन रोक रहा? तेलंगाना में करवाइए, कौन रोक रहा? पंजाब में करवाइए सर्वे, कौन रोक रहा है? बंगाल में क्यों नहीं करवा रहे? और कर्नाटक में तो करा हुआ रखा है, क्यों नहीं आप बाहर कर रहे हैं? आपका डिप्टी सीएम बोल रहा है कि मैं करने नहीं दूंगा। इसका मतलब नेहरू जी रोके थे, इंदिरा जी किए नहीं, राजीव जी किए नहीं, और राहुल गांधी भी कर नहीं रहे हैं, केवल हल्ला मचा रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, कभी कांग्रेस पार्टी का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज उनका नारा हो गया कि अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से चीजों की व्याख्या की, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह।